हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया गया था वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया था और प्रोजेक्टाइल में हम लोग जो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन है उससे रिलेटेड कंसेप्ट सीखे, जिसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजेंटल रेंज, ये सब के फार्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चन है मेनली हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे। और पिछले क्लास में लास्ट में कुछ एडिशनल कंसेप्ट आप लोगों को सिखाए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों से इंटरेक्ट हो लेते हैं। अस्मित गुप्ता, उज्जवल तिवारी, आरती सुमन, आदित्य राज, प्रशांत शर्मा, आशीष सिंह, अविनाश, तुषार कुमार सिंह, यशस्वी अभिनव, विवेक सिंह, राजेश सिंह, चंद्रशेखर कुमार, प्रिंसी कुमारी, रोशन आरा, कृष्ण कुमार, अभय कुमार, आयुष शर्मा। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आगे जो है अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, हर दिन कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे और इसमें 2-3 टाइप अभी बचा हुआ है। एक तो अभी तक बात हम लोग आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन का कर रहे हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं कि एक बॉल को छत पर से कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, बतलाओ उसको ज़मीन तक जाने में कितना टाइम ले। इस तरह का अभी हम लोग कोई काम नहीं किए। तो ठीक है, अभी आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में ही हम लोग हेडिंग देते हैं टू फाइंड टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट हाइट h। ठीक ना, h हाइट जो है पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को क्या टाइम लगेगा और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग सीख रहे हैं। जैसे एक बॉल को हम लोग u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, बॉल इस तरह के पाथ को फॉलो किया। ठीक, कुछ टाइम के बाद जो है बॉल यहां पहुंचा। जाहिर है इसी हाइट पर बॉल एक बार और पहुंचेगा, है ना। देख लें, ये मैक्सिमम हाइट वाला पोजीशन है। याद रखेंगे इधर का जो जैसा पाथ होता है ठीक वैसा ही पाथ इधर का होता है, हाफ पाथ। यानी यहां अगर एक आईना रख दे, मिरर रख देना, तो इस लाइन का इमेज एग्जैक्ट ऐसा बन जाएगा। ये पाथ कंप्लीट सिमेट्रिकल होता है। यहां से यहां तक का जो लाइन है वही लाइन वैसा ही बना हुआ पाथ इस साइड का भी है। ठीक, देखें, मान लीजिए इसको O बोल रहे हैं, इसको A बोल दे रहे हैं, इसको B बोल दे रहे हैं, इसको C बोल दे रहे हैं। जाहिर है भी आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, एक चीज सोचें, O से A जो टाइम लगेगा वही ना टाइम B से C लगेगा। क्या गड़बड़ हो गया क्या? O से A तक में जो टाइम लगेगा वही टाइम B से C में लगेगा, क्योंकि ये जो पाथ है वही पाथ ये है। तो सपोज करो अगर यहां से यहां जाने में, यानी O से A तक जाने में अगर T1 टाइम लगा और O से B तक जाने में अगर T2 टाइम लगा, ठीक ना, ये यहां से यहां T1, यहां से यहां T2, तो B से C जाने में भी तो T1 ही ना लगेगा, क्योंकि O से A का जो टाइम है और B से C का जो टाइम है वो दोनों इक्वल है। यानी O से A अगर T1 है तो B से C भी T1 है ना। तो सोचो, तो अगर कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया ओ से बी का टाइम प्लस बी से सी का टाइम, ओ से बी का टाइम प्लस बी से सी का टाइम। तो ओ से बी का जो टाइम है उसको T2 बोले, अब B से C का जो टाइम है वो T1 है। देखो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि अगर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम मान लो 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने का 15 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो दोनों को ऐड कर दो 20 सेकेंड। ठीक ना, ये कॉमन सेंस का बात है, हम इसके लिए कोई वर्क अभी नहीं किए हैं, केवल हम सिंपल जो है वे में सोचे हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि बॉल को ओ से ए तक जाने में टाइम लगेगा कितना, ओ से बी तक जाने में टाइम लगेगा कितना, ये निकालना है। हाँ, ये मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि अगर ओ से ए का टाइम मालूम हो, ओ से बी का टाइम मालूम हो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक, लेकिन आइए जो हेडिंग दिए हैं मेन, अब उस पर काम करते हैं। तो अगर हेडिंग पे हम लोग काम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखें। मुझे पता लगाना है बॉल को ए साइड जाने में कितना टाइम लगा, और जिस दिन प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किए थे उसी दिन एक बात बोले थे कि टाइम जब भी निकालना हो ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला ये है एस वाई इक्वल टू यू वाई टी हाफ जी वाई टी स्क्वायर। तो सोचो, बॉल ओ से ए पर पहुंचे चाहे ओ से बी पर पहुंचे, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच। हेडिंग भी दिया हुआ है टू फाइंड टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट हाइट एच हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप जान रहे हैं कि 2 टाइम आना चाहिए, तो ठीक है खुद ही आएगा। तो एस वाई लिख दिए एच। ऑलरेडी आप जानते हैं कि यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और यू वाई होता है यू साइन थीटा। तो जहां यू वाई है वहां लिखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी हाफ जी वाई। तो जी किधर है जी? तो जी डाउनवर्ड में और वाई ऊपर है, तो बीच का एंगल 180 ना हुआ, तो माइनस जी, जी कॉस 180 माइनस। तो सोचिए इसको इधर लाएं, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इधर हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो माइनस बी, तो बी के जगह माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ए के जगह हाफ जी और सी के जगह माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाफ जी। तो टाइम कितना आएगा? तो यू साइन थीटा माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देख लो, प्लस 2gh होगा ना। तो डिवाइडेड बाई जी, देख लीजिए ये जो टाइम आया ओ से ए तक के लिए निकला। अब अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन, दूसरा टाइम निकालें T2, ज़्यादा वाला जो टाइम निकालेंगे तब ना प्लस करेंगे, तब ना ये ज़्यादा वाला टाइम होगा। तो यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। देख ले इसको, 2 ठो टाइम आया। ये T2 जो आया वो O से B का टाइम आया, तो T1 निकाल लिए, T2 निकाल लिए।
हेडिंग जो दिए थे वो तो काम हो गया। एक काम कीजिए, नहीं दोनों को ऐड करके देखिए तो क्या आ रहा। दोनों को ऐड कीजिए, T1 प्लस T2 कीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये रूट वाला टर्म माइनस और प्लस होने के कारण गायब हो जाएगा ना। दोनों में देखो डिनोमिनेटर में g है तो दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दो तो ये वाला टर्म गायब होगा। u साइन थीटा में u साइन थीटा को ऐड करेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। देखो तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कि नहीं। 2u साइन थीटा बाई जी को ही ना हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहाँ पे ये देख लें। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, माइनस एच नहीं, इसको प्लस एच कर लें, है ना। इसको इधर ला दिया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इजकल टू 0। खैर कोई बात नहीं। देखो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हालांकि ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा। 4a तो हाफ और c जो है ना वो h है, तो चलो कोई बात नहीं, बस यहाँ पे फर्क क्या चीज़ का हो जाएगा, माइनस साइन का। बाकी तो सब रिजल्ट वही के वही है ना। चलिए, तो हम लोग जो हैं ये सीख गए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो एक ही हाइट पर बॉल जो है ना 2 बार पहुंचेगा, और तब जो टाइम निकालेंगे दोनों बार के लिए, तो देखो ये 2 ठो टाइम आया। तो एक तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। और दूसरी बात क्या सीखे कि दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितने के इक्वल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, दिक्कत हो रहा आप लोगों को, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें तो कहाँ पे प्रॉब्लम है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। एक स्टूडेंट लिख रहा है रिपीट्स दिस। हाँ हाँ रिपीट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक बार इसको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, और कम से कम क्लास करने के पहले तो पहले वाला देखना ना चाहिए। हाँ ठीक, चलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। हेडिंग है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एच हाइट तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगता है। टू फाइंड टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट हाइट एच। तो देखो एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, है ना। बॉल इस तरह के पाथ को फॉलो किया, तो O से A जाने में कितना टाइम लगा और O से B जाने में कितना टाइम, क्योंकि एक ही हाइट पर बॉल 2 बार न पहुंचता है। अभी अगर हाइट इसका h है तो फिर यहां भी तो हाइट h है ना, यानी 2 टाइम तो आएगा। तो O से A जाने का टाइम निकालना है, O से B जाने का टाइम निकालना है। तो बोलो ये टाइम निकालें कैसे। तो सिखाए हैं ना कि टाइम निकालने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है SY इजकल टू UYT प्लस हाफ GYT स्क्वायर। S इजकल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पढ़ते थे ना, तो Y डायरेक्शन हम लोग यूज करते हैं। ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्लास प्रोजेक्टाइल का कर चुके हैं, तो ध्यान से देखें। तो बॉल को O से A जाए या O से B जाए, Y में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यानी हाइट कितना, तो h। इनिशियल वेलोसिटी y में कितना, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है थीटा एंगल पर है, तो इधर u cos थीटा हुआ, इधर u sin थीटा हुआ, यानी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इंटू टी हाफ जी वाई। तो सोचो g नीचे ना होता है, मुझसे पूछा जा रहा है g का कंपोनेंट अपवर्ड में कितना होगा, y में कितना होगा। तो g नीचे और y ऊपर, बीच का एंगल 180, तो cos 180 -1 होता है, तो यहाँ माइनस जी लिखें क्या। तो gy का वैल्यू हो गया -g इंटू टी स्क्वायर। तो देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, इसको इधर लाते हैं
तो हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर लाए माइनस यू साइन थीटा टी, और एच तो इधर ही रह गया, तो प्लस एच इजकल टू 0। अब हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन फार्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। बोलिए, तो माइनस बी, तो माइनस तो पहले ही से, और बी जो यहाँ है वो तो ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह क्या लिखे हाफ जी, और सी के जगह क्या हो गया एच, सी के जगह हो गया एच, यही ना। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस साइन यूज करेंगे, एक बार प्लस साइन यूज करेंगे। तो जाहिर है माइनस साइन यूज करेंगे तो ये कम वाला टाइम आएगा, अब प्लस यूज करेंगे तो ज़्यादा वाला टाइम आएगा। तो यही ना टाइम कम है, वो से ए जाने में जो टाइम लगेगा और वो से बी जो जाने में टाइम लगेगा, दोनों में कौन टाइम ज़्यादा होगा, वो से ए वाला ज़्यादा होगा कि वो से बी वाला, तो जाहिर है वो से बी वाला। तो ये वो से बी का टाइम हो गया, वो से ए का टाइम हो गया। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो देख लीजिए कितना आ जा रहा है, दोनों को ऐड करके देखिए ना, ऐड करेंगे ना तो ये रूट वाला टर्म गायब हो जाएगा, 2u sin θ/g जो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आया। और एक चीज समझ लें, एक चीज मुझे डायरेक्ट ही क्लियर था कि ओ से ए जाने में जो टाइम लगेगा, देखो जैसा पाथ ए है वैसा ही पाथ ए है, तो ओ से ए जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम कहां से कहां जाने में लगेगा, बी से सी। यानी कि अगर मुझे कोई ओ से ए का टाइम बता दिया है और ओ से बी का टाइम बता दिया है, तो सोचो तो ओ से बी के टाइम में बी से सी के टाइम को ऐड कर दे, तो बी से सी का टाइम वही ना है जो ओ से ए का है, मतलब ये टाइम वही यहां पर है। तो इन दोनों को ऐड कर दें, यानी ओ से बी का टाइम और बी से सी का टाइम, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने के इक्वल आना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो वही बतलाए थे कि ये कॉमन सेंस से ही क्लियर है, लेकिन ये तो हम मैथमेटिकली प्रूफ कर दिए कि दोनों टाइम को जब ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के। चलिए बोले, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? चलिए रिस्पॉन्ड करें आप लोग जल्दी से। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, इस पर बेस्ड। अब इसको मिटा रहे हैं, इसमें तो दिक्कत होगा नहीं। देखेंगे, जैसे क्वेश्चन में कह दिया गया आपसे कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए 20√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पर, है ना, 20√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल पे। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने में इस बॉल को जो टाइम लगा, मतलब ओ से मान लो ए तक का जो टाइम है, कह दिया क्वेश्चन में कि 1 सेकेंड लगा। तो कह रहा ये बतलाओ कि इस बॉल को ओ से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसी हाइट पर दोबारा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। या क्वेश्चन में यह भी कह देगा कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक ना। अब जो पूछे, अगर ओ से बी का मालूम हो जाए और ओ से ए का मालूम रहे तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो ए से बी का निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है कि ओ से बी का टाइम बतलाओ, और दूसरा क्वेश्चन है ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं।
तो जल्दी से आप बना भी दीजिए, और मुझे मालूम है आप सब बना देंगे क्योंकि अभी आप बात को समझे। चलिए जल्दी से बनाइए। तो ठीक ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u साइन थीटा बाई जी, यही ना, 2u साइन थीटा बाई जी। तो u कितना है जी? 20√2 और थीटा कितना? 45 डिग्री, और g को लिख देते हैं 10। देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड आया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं? वो तो O से C का टाइम हो गया। हमसे पूछा जा रहा O से B का टाइम, तो आप ये जान रहे हैं ना, अभी ना पढ़े हैं कि O से A का टाइम प्लस O से B का टाइम ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता। तो O से A का टाइम जो है वो 1 सेकेंड, O से B का टाइम मालूम नहीं, और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है 4 सेकेंड। बतलाओ ना, बन गया कि नहीं? 4 - 1 3 सेकेंड। चलो जी, O से B का टाइम निकल गया। अगर इसी क्वेश्चन में कहा A से B का टाइम बतलाओ क्या होगा, तो बतलाओ। तो O से B का मालूम है, O से A का मालूम है, तो O से B का जो टाइम है उससे O से A का टाइम माइनस कर दो, 3 - 1, बतलाओ 2 सेकेंड हो गया क्या? है ना। जाहिर है आप में से ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल लगने लगा। सिंपल इसलिए लगने लगा क्योंकि इसके पहले जो है ना हम आपको इस कंसेप्ट को सिखाए। नहीं तो डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन हम आपको दे करके पूछते कि चलो जी A साइड तक जाने में 1 सेकेंड लगा है, अब बतलाओ A से B जाने में कितना टाइम लगेगा, या O से B जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अब ये पहले अगर पूछे होते तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन लगता। ठीक है। चलिए, अब जो आगे हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसका हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको मिटाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत होने को सवाल है नहीं। क्या बोल रहे हैं जी? वीडियो थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा, क्या कुछ में दिक्कत है क्या? और रुक रहा है क्या? अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है क्या? देखिए, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, यानी बॉल जो है जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ का इक्वेशन। तो देखें, सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि एक बॉल को, हाँ, अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। देखेंगे, एक बॉल को प्रोजेक्ट किए यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर।
देखो बॉल इस तरह के पाथ को फॉलो किया। वैसे तो इस पाथ को हम लोग पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक ना, ये पैराबोलिक पाथ हो गया। अब पूछा जा रहा आपसे कि इस पाथ का इक्वेशन कैसा होगा, तो ये इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, आइए इसको सीखते हैं। मान लो 1 मिनट के लिए कुछ टाइम के बाद जो है ना बॉल यहां पहुंचा इस P पॉइंट पर, और बॉल का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में x है और y डायरेक्शन में समझो y है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब यही होता है कि y और x में कैसा रिलेशन होगा, y और x में कैसा रिलेशन होगा, यही मतलब होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो कैसे इसको बनाया जाए, तो देखें बॉल O से P पर गया, मान लो इसको O बोल दे रहे हैं, P बोल दे रहे हैं, चलो इसको हम A बोल दे रहे हैं। सपोज करो कि O से P तक जाने में, कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं x y, t टाइम लगा है, टाइम 0 पे बॉल यहां था और t टाइम के बाद बॉल यहां पहुंच गया। आपसे पूछा जा रहा है कि y और x में रिलेशन क्या होगा, तो ठीक देखिए एक बात तो जानिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो फॉर्मूला में आपको जरूरत क्या चीज का पड़ता है, ux uy gx gy, मतलब इनिशियल वेलोसिटी x में, इनिशियल वेलोसिटी y में, एक्सेलरेशन x में, एक्सेलरेशन y में। तो बोलो तो इनिशियल वेलोसिटी x में कितना है, तो कैसे निकाला जाता है, x कंपोनेंट निकालने का क्या मेथड है, u cos लिखो, u और x के बीच का एंगल, तो देखो u इधर x इधर, एंगल कितना थीटा। फिर उसी तरह से u cos लिखो, u और y के बीच का एंगल, तो u और y के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, साइन थीटा, यानी u साइन थीटा। इसी तरह से gx, तो g cos लिखो, g और x के बीच का एंगल, तो देखो g किधर डाउनवर्ड में, g किधर डाउनवर्ड में, x इधर बीच का एंगल 90, cos 90 क्या हो गया 0। gy क्या लिखें, g cos लिखो, g और y के बीच का एंगल, g नीचे y ऊपर, बीच का एंगल 180, और cos 180 क्या हो गया माइनस 0, ठीक। ux uy gx gy हम लोग निकाल लिए। अब जो है O से P का बात हम लोग कर रहे हैं। सोचो बॉल यहां से यहां गया तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x हुआ है और y डायरेक्शन में y हुआ। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें Sx इजकल टू uxt हाफ gxt स्क्वायर, तो थोड़ा सोचो तो Sx मतलब बॉल जब P पर पहुंचा तो x में डिस्प्लेसमेंट तो x है, ux मतलब तो ux मतलब u cos थीटा i इंटू टी, gx तो 0 है। यानी देखो जब भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन का बात हो ना, x डायरेक्शन का जब बात हो तब सीधे याद रखना, ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत ही नहीं। हॉरिजेंटल का बात हो रहा है तो सीधे x में कितना दूर गया, u cos थीटा इंटू टी कर दो। अगर याद रहे तो ये डायरेक्ट करो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होता है वो चेंज नहीं करता है। तो हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ते थे ना, s इक्वल टू v इंटू टी, तो वैसे ही समझो s मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी इंटू टाइम। तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x इंटू टाइम। देखो यहां से अगर टाइम का वैल्यू निकालो
तो x बाई यू कोस थीटा। थोड़ा समझना बात, यानी बॉल को यहां से यहां जाने में, x डिस्प्लेसमेंट जाने में इतना टाइम लगा। अब अगर y में बात करें तो एस वाई इजकल टू यू वाई टी हाफ जी वाई टी स्क्वायर। तो बॉल O से P पर पहुंचा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो y, यानी हाइट कितना गेन किया, तो y। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी y में क्या होगा, तो आप तो निकाल के रखे हुए हैं, u साइन थीटा। और t के जगह क्या लिख दें, तो x बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ जी वाई, आपको मालूम है वो माइनस जी के इक्वल है, तो माइनस जी और टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए सही लिखे हैं ना, यानी y कितना आ गया जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा हुआ, तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बढ़िया से देखो, थोड़ा है तो बड़ा, इसी को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, उसका इक्वेशन। तो ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब माइंड में ये आता है कि आखिर ये सब पढ़ते क्यों, इसका जरूरत क्या है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले तो ये जाने, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब देखिए, अभी तक में आप जो हाइट निकालना सीखे थे, केवल मैक्सिमम हाइट निकालना सीखे थे, और उसका जो फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब देखिए आशीष बोल रहे हैं इसमें टाइम नहीं है, बिल्कुल उसी टाइम को ना गायब किया गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y और x होना चाहिए, टाइम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसी टाइम को गायब करने के लिए टाइम के जगह क्या लिख दिए हैं, x बाई यू कोस थीटा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखो जी, अब इस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि अगर मुझे थीटा मालूम हो, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, और यू मालूम हो, और कोई पूछे ना बॉल यहां होगा तो हाइट क्या होगा, यहां होगा तो हाइट क्या होगा, तो बोलेंगे यहां होगा तो केवल x बतला दो, यहां है तो बोलेंगे x बतला दो। यू थीटा और x मालूम रहे तो हम कहीं का भी हाइट निकाल देंगे। कहीं का भी हाइट निकालना हो, जैसे देखो अगर मान लो तुमको मैक्सिमम हाइट ही निकालना है, तो बोलेंगे x के जगह ये रेंज का हाफ है, पूरे को रेंज बोलते हैं ना, रेंज के जगह रेंज का हाफ लिख दो और तब y निकालोगे तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर x के जगह रेंज का वैल्यू रख दोगे तो यहाँ हाइट 0 है ना, तो 0 आ जाएगा। मतलब इसके हेल्प से हम कहीं का भी हाइट निकाल सकते हैं। मुझे 3 टर्म मालूम होना चाहिए, यू थीटा और x। तो उम्मीद है ये तो समझ गए हैं, आगे इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। चलिए सारे लोग रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, चलिए आप समझ चुके हैं। आप जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, अब उस पे आते हैं। आपके पास तो है ना, पेन पेपर लेकर के तो बैठे हुए होंगे ही। तो आप ऐसा करें कि ये क्वेश्चन जो है ना मैं दे रहा हूं, और उसमें जो है
आप लोग मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। ये जो है ना 34 नंबर SC वर्मा के बुक का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक बॉल को, एक फुटबॉलर जो है एक बॉल को किक कर दिया और किक किया तो उस समय बॉल का जो वेलोसिटी है 64 फीट पर सेकेंड। देखो जैसे ही फीट पर सेकेंड देखो ना, तो यहाँ लिख लेना G का वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकेंड, क्योंकि अक्सर हम लोग को आदत है G का वैल्यू 9.8 या 10 लिख देने का, तो वो गलती हो जाता है। कह रहा क्वेश्चन में कि फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक किया उस समय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फुटबॉल का 45 डिग्री था। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि जहां से फुटबॉल को किक किया गया वहां से 40 यार्ड के डिस्टेंस पर, 40 यार्ड गोल पोस्ट है। चलो ये गोल कीपर भी बना दे। गोल पोस्ट है यहां से 40 यार्ड के डिस्टेंस पर, और ये जानेंगे कि 1 यार्ड जो होता है ना वो 3 फीट के इक्वल होता है, हिंदी में गज बोलते हैं। तो देखें 40 यार्ड के डिस्टेंस पर गोल पोस्ट, अब फुटबॉलर जो है फुटबॉल को किक कर दिया। कह रहा क्वेश्चन में कि ये बतलाओ कि ये गेंद जो है वो गोल पोस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब हाई चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, या इसमें इंटर करेगा। और गोल पोस्ट का हाइट आपको दिए हुए कि गोल पोस्ट का जो हाइट है वो 10 फीट। तो सोचो इस क्वेश्चन को आखिर ट्राई कैसे करें। इनडायरेक्टली वो कहना ये चाह रहा है कि बॉल जब इस गोल पोस्ट के सामने पहुंचेगा तो उस समय बॉल का हाइट क्या होगा, ये हाइट क्या होगा। अगर बॉल का हाइट 10 फीट से ज़्यादा हो तो बॉल ऊपर से चला जाएगा, 10 फीट से कम हो तो गोल हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो जी, क्वेश्चन में एक तरह से पूछा जा रहा है कि बतला दो y का वैल्यू क्या होगा, है ना, y का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे हम लोग निकालें, ये हाइट मुझे निकालना है। तो y इजकल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। x का वैल्यू 40 यार्ड है तो x के जगह 40 इंटू 3 यानी 120 फीट रखेंगे। थीटा तो 45 डिग्री है। सब वैल्यू को पुट करें तो आपको y निकलेगा कि नहीं, है ना। x के जगह 120, tan 45 डिग्री तो 1 ही होता है, g के जगह 32 और x का वैल्यू कितना है जी, तो 120, u स्क्वायर, u है 64, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करके y के लिए पहले इसको आप सॉल्व करें, और सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। आप अपने कॉपी में निकालें और देखें जल्दी से। देखो 120, ये कैंसिल करोगे 16 हो गया, नीचे 64 है। चलो एक स्टेप लिख दे रहे हैं, 120 स्क्वायर और नीचे हो गया 64 इंटू 64, ठीक ना। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2, है ना। तो अब जो है ना थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लें। देख लो ये 32 आ गया, y कितना हो गया 120, ठीक ना। 120 माइनस 16 इंटू 120 स्क्वायर, चाहो 120 कॉमन भी ले लो, नीचे हो गया
64 इंटू 32, तो जाहिर है यहाँ 2 कर दो। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो जल्दी से, है ना। देखो तो कितना आ रहा है। चलो कोई स्टूडेंट सॉल्व किया, देख लो फटाफट। नहीं, 120 को कॉमन निकाल के फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक ना। यहां लिख दे रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग y का वैल्यू आता है 7.5 फीट, यही ना आया है 7.5। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ 16 को गायब कर देना भाई, 16 का कैंसिल कर दिया है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए तो बोलेंगे क्या, y आया 7.5 फीट, जबकि गोल पोस्ट का हाइट कितना है 10 फीट। तो बोलेंगे कि y जो है वो लेस देन 10 फीट है, इसलिए बॉल जो है गोल पोस्ट में इंटर करेगा। हेंस बॉल विल इंटर इनटू द गोल पोस्ट। बस काम हो गया। तो एक एग्जांपल तो आप देखें कि इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का क्या यूज है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, पहले तो आप इसको लिख लें, मतलब देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट तो सॉल्व किए और दिक्कत होने का भी इसमें कोई चांस नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, देखो y इजकल टू ax माइनस bx स्क्वायर। फाइंड हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। देखते हैं क्या करते हैं आप। वैसे तो मैं सिखाऊंगा ही इसको, दो मेथड से मैं सिखाऊंगा। चलिए थोड़ा ट्राई करें आप। चलिए कोई बात नहीं, आइए आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक भी सिखा दे रहे हैं, और आपको जो है ना, जो प्रॉपर मेथड है, जैसे देखो यहाँ रेंज पूछ रहा, ये भी हो सकता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ दे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ दे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो जैसे y इजकल टू ax माइनस bx स्क्वायर, तो y इजकल टू, देखो अभी प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या पढ़ा है, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा देखना, ये मेथड जो है वो ज़्यादा प्रॉपर है। ये अलग बात है कि ट्रिक सिखाएंगे जल्दी बनेगा,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर बार वही क्वेश्चन पूछे जो हम पूछे हैं, इससे कुछ ज़्यादा कुछ सीखेंगे। पहले तो इसको इक्वेट करो, तो जैसे यहाँ ए है, यहाँ टेन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू ए, यानी थीटा हो गया टेन इनवर्स ए, है ना। एक चीज़ और जानो, जब टेन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा साइन थीटा सब मालूम है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जाहिर है ये स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से अगर पूछ दे साइन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन, है कि नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा सब मालूम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा आपसे कि हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा। तो खैर रेंज के लिए तो यू का भी जरूरत पड़ता है, तो एक काम करो ना, इसको इक्वेट कर देते हैं बी से। यहाँ बी लिखा हुआ है, उसके जगह जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, इक्वल टू बी। ये जो टर्म है वो इक्वल है किसके, बी के। चलो यहां से हम लोग u निकालते हैं, यू स्क्वायर निकालेंगे जी बाई 2b कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अगर स्क्वायर करें तो यू स्क्वायर कितना हो गया, ये स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई 2b इंटू जी। चलो जी u निकाल लिए और हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए, ठीक है। अब थोड़ा सोचो तो, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता, u निकालेंगे अंडर रूट कर देंगे तो u निकल जाएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, मैक्सिमम हाइट पूछे, रेंज पूछे, अब सब निकलेगा। रेंज क्या जानते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा किसको बोलते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, है ना। अब सोचो तो यू स्क्वायर, 2 को बाहर कर लेते हैं, यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर करोगे, यू स्क्वायर ऑलरेडी कितना आया हुआ है देख लो, डिवाइडेड बाई 2b, और नीचे तो एक g है ही, ये यू स्क्वायर का वैल्यू रख दिए 2 को आगे। अब बतला दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है, तो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन। कॉस थीटा कितना है, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन। देखो तो ए स्क्वायर प्लस, ये रूट हट जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस वन गायब हो गया, जी जी गायब, 2 2 कैंसिल। बोल दो रेंज का वैल्यू ए बाई बी आया क्या, ठीक है। कहोगे आप तो एकदम मैराथन दौड़ कर आ दिए, तो कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया मेथड है। इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ देता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, तो उस सब का ज़रूरत पड़ता है ना, ठीक ना। लेकिन और भी मेथड सिखा रहे हैं, उम्मीद है इसको तो आप लोग सीख चुके हैं, थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे। इस मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेंगे फर्स्ट मेथड। चलिए चलिए, नो प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाए। ठीक ना। अब इसको ध्यान से सीखेंगे। देखो जी,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, ऐसे भी जान रहे हो x पर पावर 2 है, तो ग्राफ में पढ़ा था ना कि ग्राफ पैराबोलिक होगा, और प्रोजेक्टाइल का ऐसे भी जानते ही हो, यही तो पाथ होता, ये x है ये y है, ठीक है ना। इक्वेशन से तो पता चल गया है ना कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है, और ऐसा का ग्राफ हम लोग पहले ड्रॉ किए हैं, वो कैसा होता है? तो पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक। अच्छा थोड़ा सोचो तो, इसको हम लोग बोलते हैं y, कहीं का भी हाइट y, और इसको क्या बोलते हैं? x। अच्छा एक बात बतलाओ, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि y कितना होगा तो बोलेंगे ना ये हो गया, और x कितना होगा तो इतना। अच्छा अगर यहाँ कोई पूछे y कितना तो बोलेंगे y इतना, हाइट इतना, और x इतना। और यहाँ कोई पूछे तो बतलाओ, तो इस पॉइंट का कोई कहे x बतलाओ कितना, तो x तो r हो गया ना। यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो x हो गया r और y क्या हो गया? 0। मतलब y के जगह जब 0 लिखोगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा? r के। तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर। पूछा जा रहा है कि बतलाओ रेंज क्या होगा, यानी x कितना होगा जब y 0 हो, तो बस y के जगह 0 रख दो और x को निकाल दो। वैसे देखो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करोगे तो x कॉमन a माइनस बी एक्स है ना, सॉल्व करोगे तो एक बार x 0 हो गया और a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, तो एक बार x आ गया a बाई बी। यानी ये रिजल्ट कह रहा है कि y का वैल्यू 2 बार 0 होगा, एक बार तब 0 होगा जब x 0 हो। तो देखो तो यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 है कि नहीं, इस पॉइंट पर 0 0 है ना, x 0 पुट करोगे तो y भी 0, और इस पॉइंट पर x r होगा तो y 0। तो देखो ये जो x निकला ना वो एक्चुअल में वही किसका वैल्यू हो गया? रेंज का। यानी कि आसान मेथड तो ये था, y के जगह 0 पुट कर दो, x का वैल्यू निकाल दो, जो आ गया वही रेंज हो गया। रेंज 0 तो हो नहीं सकता, ये तो समझ ही रहे है ना। आसान मेथड है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए एक और मेथड आपको सिखाते हैं। चलिए 2 मेथड तो आप सीखे, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे करके कोई रेंज पूछे ना, y के जगह 0 पुट करके x निकाल लो। हम समझ रहे हैं, स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर हम यही मेथड यूज किए थे। बिल्कुल ये मेथड आप यूज करेंगे तो जल्दी आंसर बतलाएंगे। फर्स्ट मेथड में आप तुरंत आंसर तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ एक बात जानिए, कहिए कि फर्स्ट मेथड तब काहे के लिए बताए सर, यही मेथड ना पहले बतला दिए होते। तो देखिए एक बात को जानिएगा, ये मेथड बतला देंगे तो फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कोई पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ देगा, मैक्सिमम हाइट पूछ देगा, वो सब इसमें नहीं ना शामिल है। इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। आइए एक और जो है आपको मेथड सिखा रहे, बढ़िया से इसको देखें। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने का एक और मेथड है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू टेन थीटा। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते, ठीक। तो आप कहिएगा सर ये तो एकदम नया फॉर्मूला ही कहाँ से ला दिया। देखो इसको भी आगे बढ़ाओगे ना,
तो वही इक्वेशन आ जाता है। यहाँ आर का मतलब हॉरिजेंटल रेंज, और हम प्रूफ कर दे रहे हैं, इसीलिए अभी हम थर्ड मेथड लिखे नहीं हैं। ये जानना, ये इक्वेशन और पहले से जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जान रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x माइनस, या देख लो x टेन थीटा को भी ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर एक्स स्क्वायर। देख लो तो सही लिखे ना, चलो बिल्कुल सही है। अब जो है ठीक ना, टेन थीटा इंटू एक्स पहले वाला भी इक्वेशन में आता था, ये टेन थीटा बाई आर है, तो टेन थीटा को तो जानते हो ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं। और रेंज को क्या लिखा जाता है जी, तो रेंज को हम लोग लिखते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो साइन टू थीटा को टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी इंटू एक्स स्क्वायर। देख लो तो यहां से साइन थीटा गायब हो गया, y का वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी ऊपर चला गया। देख लो ये जी ऊपर चला गया, साइन थीटा तो गायब हो गया, नीचे क्या बचा यू स्क्वायर और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखो तो वही इक्वेशन है कि अलग है क्या? यानी कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को रेंज के टर्म में लिखे ना, तो बहुत ही इजी मेथड है। देख लो बढ़िया से, है ना, एकदम बहुत आसान मेथड। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक तो समझे? अब चलिए, आप कहिएगा ये तो समझे, लेकिन थर्ड मेथड क्या है? बोलेंगे देखो थर्ड मेथड क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है जी? तो y इजकल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है जी? तो बोलेंगे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x वन माइनस एक्स बाई आर इंटू टेन थीटा, है ना। तो y इजकल टू टेन थीटा इंटू एक्स, इसको ब्रेक कर लेते हैं, टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ x के पहले क्या है a, यहाँ x के पहले, यानी टेन थीटा किसके इक्वल? a के। ये टेन थीटा बाई आर किसके इक्वल? तो ये इक्वल है b के। अब बतलाओ, टेन थीटा के जगह a लिख देते हैं, तो a बाई आर इक्वल टू b, तो बतला दो तो r किसके इक्वल? तो a बाई बी। मतलब ये भी फॉर्मूला मालूम रहता तो डायरेक्ट रेंज निकलता ना। तो एक तीसरा मेथड भी हम लोग सीख गए, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कहाँ से आया? वो बेसिक से ही ना आया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को आखिर हम लोग हेडिंग देकर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हर बार बिल्कुल स्टार्ट में चले जाएंगे तो मुश्किल ना होगा, इसीलिए हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो चलिए, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करते जाइए आप लोग सब, तो हमको भी आइडिया मिल जाता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, यशस्वी अभिनव नो प्रॉब्लम, आदित्य राज नो प्रॉब्लम, अविनाश, सोनाली, आशीष, कुंज बिहारी, अस्मित गुप्ता, चलिए विवेक, आरती सुमन, आयुष चौधरी, चलिए सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चलिए आइए जी, तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूं कि जिससे कि थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस भी करा दूं, या कहिए कि आपका थोड़ा टेस्ट भी ले लूं। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाएंगे।
equation of trajectory of a projectile is given by, क्या दिया हुआ है जी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? तो लिखा हुआ है x माइनस 10x² और एवरीथिंग इज इन SI यूनिट, यानी यूनिट में मतलब SI यूनिट को यूज करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए जल्दी से बना के दिखा दें। मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वेट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से इसको बनाएं। इसमें थोड़ा ही जल्दी से बनाइए। देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सिखाया गया एग्ज़ाम में एक्यूरेट वही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास बेहतर कंसेप्ट है तो अब वो चाहे जैसे भी पूछे। अब इसी में हम रेंज पूछ देते तो आपको बताने में कोई टाइम नहीं लगता, सीधे y के जगह 0 करके x निकाल देते, बिना कैलकुलेशन के ही जल्दी से ही आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि इसमें अब कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। हाँ, जो फर्स्ट मेथड बतलाए हैं वो बहुत बढ़िया है, उससे आपका काम आसान हो। हाँ जी, एक स्प्रिंट हाइट निकाले 1/20 मीटर, मैक्सिमम हाइट निकाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम भी है ना, ख़त्म होने को है। देखें ध्यान से, उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। y = x माइनस 10x²। तो हम लोग इसको कंपेयर करें, tan थीटा इंटू एक्स हाफ g/u² cos² थीटा x²। देखो tan थीटा 1 है तो tan थीटा के जगह 1 लिख दो तो थीटा तो हो गया 45 डिग्री। और ये जो टर्म है हाफ g/u² cos² थीटा, ये इक्वल 10 के, तो यहां से u का वैल्यू निकाल लो। हाफ g तो 10 ही हम लोग लिखते हैं, u² cos² 45 डिग्री, इधर 10 हो गया। देखो जी cos 45 का स्क्वायर है, यानी ये भी 1/2, 2 गायब, 10 गायब, u² का वैल्यू निकाल के देखो ना 1 आता, यानी u हो गया 1 मीटर पर सेकंड। देख लो,
यू हो गया 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा हो गया 45 डिग्री। अब पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। u के जगह क्या लिखें, तो 1, थीटा के जगह क्या लिखें 45 डिग्री, और g के जगह लिख दें 10। देख लो क्या हो गया, 2/10 साइन 45 1/√2, यानी √2/10 हुआ क्या। ठीक, अब समझ ही रहे, इसका 1.41 ही लिख दे रहे हैं बाई 10, 0.141 सेकेंड, यही तो टाइम निकल गया। फिर क्या पूछ रहा, मैक्सिमम हाइट, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u कितना है जी, तो 1 का स्क्वायर भी करो 1, साइन स्क्वायर 45 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे ना, यह लिख दे रहे हैं एक बार, 1/√2 का स्क्वायर और 2 × 10, देख लो तो 1/20 √2 नीचे आएगा ना, अच्छा तो 2 हो गया, 1/40 ना हो गया जी। चेक कर लें, सही है ना, u स्क्वायर तो 1 हो गया, साइन 45 1/√2 होता, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2 और नीचे 2 × 2 4, 1/40 मीटर आएगा, है ना। चलिए चलिए, बहुत लोग सही बनाए हैं। चलिए, प्रशांत बोल रहे हैं मेरा दोनों सही है, हाँ बिल्कुल। चलिए, ये तो आप समझ गए। देखिए, एक इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री पढ़े तो उस पर बेस्ड जो है अलग अलग क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं। चलिए, अब इसको मिटाते हैं। देखिए, कुछ जो रिजल्ट है ना, अगर आपको याद रहे तो आपके एग्जाम में वो टाइम को बचाता है। मेथड से तो बनाएंगे ही, जैसे मान लो एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं याद है, तो sx = uxt हाफ gxt स्क्वायर, sy = uyt हाफ gyt स्क्वायर, वैसे भी करेंगे बनेगा, लेकिन फिर जो है मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आइए अब देखिएगा, एक बात आपको सिखाना चाह रहे हैं। चलिए, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन x डायरेक्शन, आप एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, बॉल इस तरह से पाथ को फॉलो किया, ठीक। सपोज कीजिए रास्ते में एक पोल है, ठीक ना, यहाँ पर एक पोल है, और ये बॉल जो है ना इस पोल को जस्ट क्लियर कर रहा, समझ रहे हैं, मतलब ठीक ऊपर से पास कर जा रहा, टकराए बिना, ठीक। एक आदमी जो है ना पॉइंट ए पर बैठ करके इस पोल के टॉप को देख रहा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, समझ लें, ये एंगल अल्फा, कोई ए पर बैठ करके इस पी को देख रहा है, तो जाहिर है लाइन ऑफ साइट जो है, देखने वाला जो लाइन है वो यही ना है, तो इसको बोल दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए इज अल्फा। और कोई जो है इसको बी पर बैठ करके देख रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो बीटा, थोड़ा देखना,
क्वेश्चन में कहा जा रहा अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन क्या हो, ठीक। या क्वेश्चन में ये कह देगा प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। आइए थोड़ा समझिए इसको। देखे तो इसी को ना हम लोग रेंज बोलते हैं, हॉरिजेंटल रेंज। बॉल जो है जिस समय इसको क्लियर कर रहा होगा, ठीक यहां से पास कर रहा होगा, मान लो इसका हाइट y है और x डायरेक्शन में x डिस्टेंस पर है, तो सोचो अगर ये x होगा तो ये r माइनस x होगा ना, है ना। चलो अगर हम लोग देखो P पॉइंट पर बॉल जब पहुंचेगा तो y कितना होगा, तो आप पढ़े ना, y होता है, एक फॉर्मूला अभी बतलाए थे, x 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू टेन थीटा। अभी हम लोग पढ़े थे, यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, रेंज के टर्म में देख लेना। तो y x r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर टेन थीटा। देखो तो यहां से टेन थीटा अगर निकालें तो y इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ये किसका वैल्यू आया जी, तो ये वैल्यू आ गया टेन थीटा का। चलिए टेन थीटा तो हम लोग रेंज के टर्म में निकाले। अब थोड़ा सोचें, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y बाई एक्स, टेन बीटा y बाई आर माइनस एक्स, तो x इंटू आर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दे y इंटू आर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। देखो तो ये कितना हो गया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा y इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस एक्स। देखो तो सही लिखे क्या, ये जो दोनों इक्वेशन है इसका देखो तो राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो अब ये एक रिजल्ट आ गया, बहुत यूजफुल रिजल्ट है जो हम लोगों को आगे प्रॉब्लम बनाने में काम में आएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। देख ले, रिस्पॉन्ड करें आप लोग। ठीक है, अस्मित बोल रहे हैं यस सर समझ गए। आशीष नो प्रॉब्लम, सोनाली नो प्रॉब्लम। चलिए रिस्पॉन्ड करें आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए उज्जवल तिवारी, गोविंद तिवारी, चंद्रशेखर, चलिए सब लोग समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं।
देखिए, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ, अब देखो क्वेश्चन में कह दिया कि इधर से जो है एक हम लोग मिसाइल को जो है प्रोजेक्ट किए, और इधर जो है एक माउंटेन का टॉप है, ठीक ना। सपोज करो इस तरह का एक माउंटेन है, इसका जो टॉप है उसको जस्ट क्लियर करते हुए यहां जा करके मिसाइल जो है गिरता है, या कोई बम को ही प्रोजेक्ट किया गया चाइना बॉर्डर पे। अब देखो यहाँ पे जो है ना माउंटेन को जस्ट जो है टॉप को जो है ना क्लियर करते हुए जा रहा है, यहां जा करके गिरता। ठीक, क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो टॉप है इसका जो हाइट है, सपोज करो 200 मीटर, ठीक है, और ये जो है ये भी दिया हुआ है 200 मीटर, और इधर दिया हुआ है मान लो 400 मीटर। ये इंफॉर्मेशन दिया, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बतलाओ थीटा का वैल्यू क्या हो, है ना। थीटा का वैल्यू क्या होगा, चलिए जल्दी से बनाइए। इस मिसाइल को कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि ये मिसाइल यहां जाके गिरे। हमको मालूम है ये है 400 मीटर, ये है 200 मीटर, और इसके टॉप का हाइट भी 200 मीटर। चलिए जल्दी से इसको बनाएं। ठीक ना, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए 10 इनवर्स 3/2 लिखे हैं एक स्टूडेंट। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है देखने में जरूर लग रहा है कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जो अभी मैं आपको सिखा दिया तो अब ये हार्ड क्वेश्चन नहीं रहा, ये एक सिंपल क्वेश्चन में बदल गया। देखें ध्यान से, अभी सिखाए थे ना कि इसको इससे मिला दो तो ये एंगल को अल्फा बोलते हैं, और इस एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बीटा बोलते हैं। तो tan थीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो थोड़ा सोचो तो, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना, और tan बीटा 200/400, यानी कितना हो गया 1 + 1/2, यानी कि 3/2। अब बोलो तो tan थीटा हो गया 3/2, थीटा क्या हो गया जी tan इनवर्स 3/2। बोलो आसान है कि नहीं, है ना, एकदम आसान है। चलिए, आप लोगों को पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन दिए थे।
उम्मीद है आप उसको ट्राई तो कर लिए होंगे, है ना। देखिए पिछले संडे को हम टेस्ट इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन का हम लोग बहुत सारा टेस्ट दे चुके थे, है ना। तो इसलिए इस संडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा और उसमें मेजर जो क्वेश्चन होगा 80% जो क्वेश्चन होगा वो प्रोजेक्टाइल से होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आप सीख चुके हैं, है ना। फिर कुछ क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन से भी रखा जाएगा, पहले के भी पोर्शन से रखा जाएगा, है ना। इसलिए क्योंकि इसी बहाने हर चीज़ को याद रखें। मिटा देते हैं। देखिए जी, ये बात आपको बार बार रिपीट करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते जाता है, समझते जाता है, सीखते जाता है और पहले के बात को भूलते भी जाता है। अब सब भूलते ही चले जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो जहाँ से चले वहीं पर पहुँच जाएंगे। हाँ जी, तविशी क्या बोल रही हैं? ग्राफ ऑलरेडी देख लीजिएगा, ऐप पर पूरा डिटेल में समझाया गया है, और कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन से भी बात कीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, ग्राफ का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, टेस्ट में मैं शामिल कर लूँगा। चलिए, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे 36 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत है। ठीक, बिल्कुल 36 में ज़्यादातर लोग को दिक्कत होता ही है। आइए 36 को मैं एस.सी. वर्मा के चैप्टर 3 का 36 नंबर प्रॉब्लम, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्टंटमैन, नहीं देखते हो सर्कस वगैरह में कोई बाइक को हवा में उड़ा दिया, फिल्म वगैरह में देखते होंगे। तो देखो क्या कह रहा यहाँ पे एक गड्ढा है 11.7 फीट का, ठीक ना। इसका विड्थ जो है 11.7 फीट है। अब फीट का जैसे ही चर्चा हुआ तो लिख लेते हैं जी 32 फीट पर सेकंड। अब देखना आगे क्या कह रहा कि एक बाइक है जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 फीट। 5 फीट इसका लेंथ है बाइक। देखो, अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बॉल को प्रोजेक्ट करते थे और बॉल का कोई साइज नहीं दिया रहता था कि बॉल का रेडियस इतना है, डायमीटर इतना है, हम लोग ये सब नहीं दिए रहते थे, बस बॉल को पार्टिकल मान लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बाइक है ना, उसका साइज दिया हुआ 5 फीट, और देखो ये एंगल दे दिया है 15 डिग्री। कह रहा है स्टंटमैन जो है बाइक को यहां से जंप कराता है, तो जाहिर है ये 15, तो ये भी 15 हो, और इतना वेलोसिटी से जंप कराता है कि वो इस साइड आ जाता है, ठीक ना। ये भी 15 डिग्री है, ठीक। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें एक गलत फिगर बना देते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, कहते हैं देखो बाइक जंप करके ऐसे आ गया। अरे थोड़ा सोचो ना, कभी डंडा को ही फेंका होगा ऐसे, तो वो ऐसा पाथ न फॉलो करता है। कहीं ऐसा देखे हो कि ऐसे डंडा को फेंका, डंडा ऐसे ही रह गया, इससे ऐसे आ रहा, ऐसे नहीं ना आता है, वो इस तरह के पाथ को फॉलो करता है। तो इस बात को समझना है कि बाइक को यहाँ इस पोजीशन में पहुँचना है। अब आगे जो बात सिखा रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में
जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए और उसका साइज अगर दिया हुआ रहे, तो हम लोग तो साइज वाला ऑब्जेक्ट के लिए तो कुछ पढ़े नहीं हैं, हम लोग तो पार्टिकल के लिए पढ़े हुए हैं, नेग्लिजिबल साइज के लिए पढ़े हैं। तो साइज जब दिया रहे ना, तो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर को देखा जाता है। तो देखो बाइक का सेंटर यहाँ, ठीक ना, बाइक का सेंटर यहाँ, और यहाँ पहुँचेगा तो सेंटर ये होगा। तो देखो इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। ये 11.7, ये कितना, ये कितना, बस काम तो हो गया। ये कितना, तो कितना बोलेंगे ना, ये है 2.5 फीट। देख लो ये भी है 2.5 फीट। ये एंगल 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री होगा। मुझे ये पता करना है, मान लो इसको अगर x बोले, जाहिर है ये भी x हो। तो रेंज अगर पूछा जाएगा तो x प्लस 11.7 प्लस x, ठीक ना। क्या सीखे, जब भी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ रहे और तब उसके रेंज का बात हो तो उसका सेंटर देखा जाता है। तो ठीक, देखो तो यहाँ पे cos 15 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x हो गया 2.5 cos 15। बतला दो रेंज कितना हुआ जी, तो रेंज हो गया 2x प्लस 11.7, और x कितना है 2.5 cos 15 डिग्री, यानी रेंज हो गया 5 cos 15 डिग्री प्लस 11.7। ठीक, अब cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री बतलाए थे, तो वहाँ सिखाए थे कि कैसे निकाला जाता है। वैसे एक बात जानिएगा, जो आपको नहीं याद रहता है ना, जैसे हम लोगों को जनरली एंगल कौन याद रहता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का वैल्यू याद रहता है। तो जो नहीं याद रहता है ना, उसका एग्जाम में भी वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखिएगा, √3 + 1/2√2 ये होता है। थोड़ा चेक भी कर लेंगे, इसको निकालना तो आप जानते हैं। हाँ चलिए ठीक है। आयुष चौधरी बोल रहे हैं संडे टेस्ट टाइमिंग 6 बजे कर दीजिए। अच्छा, अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो 6 बजे ही हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। अभी अब जो पढ़ा रहे हैं ना उसको देखिए। तो रेंज 5 cos 15 डिग्री प्लस 11.7 वैल्यू अपना पुट कर लें, है ना। और आप जानते हैं ना रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g, ठीक ना। वैल्यू अपना पुट करेंगे। अब बतलाओ तो यहाँ पर अननोन क्या है, थीटा तो मालूम है 15 डिग्री, तो u² sin 2 × 15 और g हो गया 32, 5 cos 15 प्लस 11.7। बोलो यहाँ से u निकलेगा क्या, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब u तो निकल गया। अब इसको थोड़ा सा देखो, ये sin 30 है, वैल्यू 1/2 होगा, तो कोई वैसा तो वैल्यू है नहीं, आसानी है, रख ही देते हैं। u² देख लो, ये 1/2 होगा तो ये 1/64। इधर भी वैल्यू थोड़ा पुट कर लेंगे, लिख दिए हैं वैल्यू को 11.7। और आपसे कहा गया u निकाल लो, तो भाई वैल्यू पुट करके अब सॉल्व करना, बनेगा क्या? तो चलिए अब तो अब बन ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन में क्या ट्रिक था ये समझ गए। तो देखिए अभी मैं कुछ एडिशनल जो है होमवर्क, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में बन रहा है तो मैं पहले होमवर्क कुछ दे रहा हूँ। 38 तो मैं दिया ही होऊंगा, दिए हैं ना होमवर्क में। अब जो है ना आप क्या कीजिए, ज़्यादा नहीं, एक 39 प्रॉब्लम को भी ट्राई कर लीजिएगा। यानी हम जो आपको होमवर्क दिए थे
SC वर्मा में चैप्टर 3 में 33, 36, 38, बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं और एक जो है याद रखेंगे 44 और 45। हालांकि आपको ये दोनों क्वेश्चन बनाने में 44 में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन कभी कभी समझने में दिक्कत होता है। 45 इतना क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक ना, ये आपको होमवर्क में दे दिए हैं, ट्राई करेंगे। आगे हम लोगों को आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन से अलग हट करके काम करना है, इसलिए पहले आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड काम को किए हैं। टाइम फिनिश हो गया है, इसको बस होमवर्क एडिशनल जाने और हम लोग जो है अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जो है प्रोजेक्टाइल समाप्त होगा, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।